स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे भारतीय नौसेना को मिले एक और जंगी जहाज की। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस विंध्यागिरी को लॉन्च कर दिया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के स्वदेशी निर्मित तीसरे युद्धपोत का नामकरण और लॉन्चिंग की। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने जिस युद्धपोत की लॉन्चिंग की है वह नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट है और एक स्टेल्थ गाइडलाइन मिसाइल युद्धपोत है। इस जंगी जहाज के प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट के तहत बनाया जा रहा है। दरअसल परियोजना के तहत कुल 7 युद्धपोत का निर्माण होना था, जिसमें से विंध्यागिरी छठा युद्धपोत है, जहां पहले 5 युद्धपोत का जलावतरण के साथ साल 2019 और 2022 के बीच ही हुआ था। यह तीसरा और आखिरी युद्धपोत है जिसका कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माता ने परियोजना के तहत नौसेना के लिए निर्माण किया है। इस दौरान अधिकारियों ने कहा है कि उपकरण को P-17A जहाजों की प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर स्वदेशी कंपनियों से किए गए हैं, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम भी शामिल हैं। एक तरफ नौसेना को नई ताकत मिली है। नौसेना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से विंध्यागिरी की लॉन्चिंग की गई। आईएनएस विंध्यागिरी की लॉन्चिंग के साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार ने भी नौसेना की तरफ को ताकत को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे रिपोर्ट पर मंजूरी दे दी है, जहां केंद्र सरकार ने 5 फ्लीट स्पोर्ट्स शिप बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि ये 5 फ्लीट स्पोर्ट्स शिप इंडिया नेवी की ताकत को बढ़ाएंगे। तो केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए 20,000 करोड़ रुपए की रक्षा परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है, जहां रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 5 बेड़ा समर्थक जहाज यानी कि फ्लीट सपोर्ट जहाज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन जहाजों के तैयार होने के बाद समुद्र में तैनात नौसेना के बेड़े को ईंधन, हथियार और भोजन भरने में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक शीर्ष स्तर पर मंजूरी प्राप्त इस महत्वपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 5 उन्नत जहाजों का निर्माण किया जाना है, जहां 5 जहाजों का निर्माण विशाखापट्टनम स्थित रक्षा मंत्रालय का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। दरअसल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारतीय नौसेना के 5 फ्लीट स्पोर्ट्स जहाजों के निर्माण के लिए नामित किया गया था। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अगले 8 साल के अंदर इन जहाजों का निर्माण करके नेवी को दिए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है और इनमें से हर जहाज का वजन लगभग 45,000 टन का होगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की, जो इतिहास रचने के और भी करीब आ गया है। बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रपोशल मॉड्यूल से लैंडर अलग हो चुका है। तो चंद्रयान 3 के प्रपोशल मॉड्यूल से लैंडर सफलतापूर्वक अलग हो गया है, जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि अब लैंडर मॉड्यूल शुक्रवार को चंद्रमा के आसपास की थोड़ी निचली कक्षा में उतरेगा, जहां लैंडर मॉड्यूल से लैंडर को और रोवर होते हैं। इसरो के मुताबिक आने वाले 6 दिन में लैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लैंडर को कोई अहम पड़ाव काफी तेजी के साथ पार करने हैं। इसके अलावा इसरो ने बताया है कि इस बीच प्रपोजल मॉड्यूल लगातार इसी दूरी पर घूमते हुए इसरो को पृथ्वी की कई अहम जानकारियां आने वाले कई सालों तक देता रहेगा। ये पेलोड आने वाले कई सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करने के साथ साथ जानकारी भेजेगा। इसके अलावा पृथ्वी पर बादलों के बनने और उनके दिशा की सटीक जानकारी भी प्रदान करेगा। दरअसल इस मिशन की 4.25 लाख किलोमीटर की यात्रा में अब केवल 100 किलोमीटर की दूरी बची है, जो विक्रम लैंडर को खुद तय करनी है।
अब लैंडर को अपनी गति और ऊंचाई कम करनी है, जो वो चांद के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाते हुए कम करेगा। इसरो के अनुसार 23 अगस्त की शाम को 6 बजे के आसपास लैंडर को चांद पर उतरना है। इस मिशन का अगला कदम ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 100 किलोमीटर वाले इपोलियन ऑर्बिट में डालने का है, जो कि 18 और 20 अगस्त तक किया जाएगा, जहां पेरिलियन का मतलब है कि चांद की सतह से कम दूरी और एप्लियन का मतलब है कि चांद की सतह से ज्यादा दूरी। इस ऑर्बिट के चक्कर अब सिलेंडर को काटने हैं और लैंडर को अब जल्द ही चांद पर उतरने का इंतजार लोग कर रहे हैं। इस मिशन में अब तक की यात्रा प्रपोजल मॉड्यूल ने कराई है और अब लैंडर को खुद ही आगे जाना है और खुद ही चांद पर लैंड करना है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बीजेपी की तरफ से करी जा रही चुनाव की तैयारी की, जिसमें बीजेपी की तरफ से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की गई और इसको लेकर बड़ी प्लानिंग की गई। लेकिन इस बीच वसुंधरा राजे के लिए इस बैठक में बड़ा झटका लगा है, जहां बीजेपी के चुनाव अभियान और घोषणा पत्र में वसुंधरा राजे की भी जगह नहीं दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति का गठन किया है। खास बात यह है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसे वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी सब कुछ ठीक चल रहा है, जहां चुनाव के ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम में राज्य में वसुंधरा समर्थकों को भी हैरान कर दिया है। बीजेपी ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को यह 2 महत्वपूर्ण समितियों, चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति के गठन की घोषणा की। इन दोनों ही समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है। जहां वसुंधरा राजे की भूमिका के बारे में पूछे गए प्रश्न को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ये कहते हुए टाल दिया कि बाकी सभी वरिष्ठ नेता प्रचार करेंगे। बता दें कि 2018 में भी बीजेपी के राजस्थान गौरव संकल्प समिति में भी वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया गया था, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ये घोषणा करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश अनुसार इन समितियों की घोषणा की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले चुनाव में दोनों समितियों के अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा। इसके तहत घोषणा पत्र समिति की कमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को, जबकि चुनाव प्रबंधन समिति की कमान पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को दी गई है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने वसुंधरा राजे को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन वसुंधरा राजे के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रॉबर्ट वाड्रा की, जहां रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को लेकर ईडी कोर्ट पहुंची है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं, जहां ईडी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत पर सवाल उठाए हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया, जहां एजेंसी की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि वो इस बात को साबित करने के लिए एक और हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी और बढ़ सकती है। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने रॉबर्ट वाड्रा पर जमानत की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कोर्ट के लिए वक्त मांगा, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ईडी को 2 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। अब इस मामले में सुनवाई सितंबर में होगी, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा की जमानत को लेकर फैसला लिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के प्रति रॉबर्ट वाड्रा लंदन में अपनी संपत्ति को लेकर जांच के घेरे में हैं। इस संपत्ति की कीमत करीबन 18 करोड़ रुपए की बताई जा रही है और इस मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद ईडी इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल कोर्ट की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई है, जिसको लेकर खुद ईडी कोर्ट पहुंचे हैं।
तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान में भारतीय सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या के बाद कोर्ट में हुई सुनवाई की। तो उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर भारतीय कप सिरप की वजह से 65 बच्चों की मौत हुई गई थी, जिसको लेकर अब नया खुलासा हुआ है, जहां उज्बेकिस्तान के सरकारी अभियोजकों ने अदालती कार्रवाई के दौरान आरोप लगाया है कि भारतीय कप सिरप के डिस्ट्रीब्यूटर ने जरूरी टेस्टिंग न करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को $33,000 की रिश्वत दी। जहां मध्य एशियाई देश ने पिछले हफ्ते हुई मौतों के मामले में 21 लोगों पर मुकदमा चलाया है, जिनमें से 20 उज्बेक नागरिक हैं और एक भारतीय नागरिक भी है। जहां प्रतिवादियों में से 3 नागरिक कुरामेक्स मेडिकल के अधिकारी बताए जा रहे हैं और ये वो कंपनी है जो उज्बेकिस्तान में भारत के मेरियल बायोमेटिक की दवाइयां बेचती हैं। दरअसल पिछले साल उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि भारत में बना कप सिरप डीओ के 1 मैक्स देने की वजह से उनके देश में 18 बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद इस मामले में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जांच के सहयोग करने की बात कही थी। तो वहीं भारत सरकार ने भी उज्बेकिस्तान सरकार के आरोपों की जांच का फैसला लिया था, जिसके बाद इंडिया में भी इसको लेकर एक्शन देखने को मिला। लेकिन अब कोर्ट की सुनवाई में ये खुलासा हुआ है कि इंडियन मेडिकल टीम की तरफ से जो भारतीय कप सिरप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने जरूरी टेस्टिंग के लिए स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी और ये रिश्वत $33,000 की थी। इस लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।